हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का ही सिलेबस क्यों ना हो। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र के क्लास को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और ये क्लास सिर्फ आपको झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र में एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कल जो बिहार स्टेट टेट का आपका रिज़ल्ट निकला, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पास कर गए हैं सोशियोलॉजी के, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब उनको पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देना होगा, तो उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और एक बात, हम लोगों ने विल्फ्रेड पेरेटो की थ्योरी को किया है, टालकट पार्सन्स की थ्योरी को किया है, तो उनसे रिलेटेड भी मैं एमसीक्यू बना रही हूँ। इधर लाइन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और नेट भी बहुत स्लो हो चुका है, तो जिसके कारण मैं वो वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मेरी कोशिश रहेगी, मैं कॉपी में नोट्स बना रही हूँ, जैसे आज का जो शाम का वीडियो आएगा तो उसमें दोनों थिंकर्स के एमसीक्यू मैं आपको दे सकूँ। अगर दोनों थिंकर नहीं भी होता है तो एक थिंकर का तो एमसीक्यू जरूर ही मैं दूंगी, तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और एक बात, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत संवैधानिक विधान के संदर्भ में देखेंगे कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण विधान मतलब कानून बनाए गए हैं जो कि समाजशास्त्र में इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी नोट करते चलिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित में से अन्य पिछड़े वर्गों के निर्धारण का सही मापदंड कौन सा है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसका जो प्रावधान किया गया उसमें अन्य पिछड़े वर्ग का कौन सा निर्धारण किया है। क्या वे आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन के कारण हम लोग अन्य पिछड़े वर्ग का निर्धारण करते हैं। और ये किसमें विधान है, तो हमारे संवैधानिक विधान में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें सारे आपको जो भी है वो सोसाइटी, हमारे समाजशास्त्र से रिलेटेड जो भी संविधान के अंतर्गत क्वेश्चन है, जो कानून बनाए गए हैं, उसको देखने को आपको मिलेगा। और ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अब वीडियो देखते देखते ही आपको देखिएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस याद आ जाएंगे। और इससे रिलेटेड देखिएगा, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर सिर्फ समाजशास्त्र के क्षेत्र में नहीं। और समाजशास्त्र क्या है, ये आपका इसमें करंट अफेयर्स के भी टॉपिक रहेंगे, सोसाइटी से रिलेटेड आपको जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, करंट में चल रहा है, उसका भी टॉपिक रहेंगे, इसलिए हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार क्या हो जाएगा, अन्य पिछड़े वर्ग का निर्धारण। हम कैसे समझ सकते हैं कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है, तो 340 अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति को अन्य जो पिछड़े वर्ग है उसका वे पता लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय क्या है। ये अनुच्छेद 16 क्या बोला जा रहा है, लोकसभा में समान रूप से अवसर दिया जाना, धर्म, जाति, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। तो महिलाओं के लिए जो अनुच्छेद 16 है, ये लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना ये बोला जाता है, जो लोक सेवा की परीक्षाएं होती हैं उसके संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किन धारणाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। जो भारतीय संविधान है उसकी कौन सी धारा, तो धारा 15(4) तथा 16(4) में जो अनुसूचित जाति हैं एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण मिला है।
अनुच्छेद 15(4) की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध कराने का नहीं देती है। ठीक है, किसी वर्ग में जिनका की बात राज्य के अनुच्छेद 16(4) की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबद्ध कराने को निवारित नहीं करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में पिछड़ा वर्ग पद का प्रथम प्रयोग किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो अनुच्छेद 15(4) में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया था। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये जितने भी अनुच्छेद इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 15(4) व 16(4). 15(4), 16(4) पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग का कल्याण से संबंधित है। इसको 2 बार 3 बार बोलिएगा, आपको याद आ जाएगा। 15(4), 16(4) पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। कहाँ, कब किया गया था, तो 15(4) में किया गया था पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग। ये आपका पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछी गई थी। छात्रवृत्ति एवं शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। जो छात्रवृत्ति में, जो शिक्षण संस्थान में जो छात्रवृत्ति है उसका आरक्षण किस में है, तो 15(4) में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो शैक्षिक उत्थान के लिए, उनका शिक्षा में जैसे उनको अवसर प्राप्त हो, उनको आरक्षण प्राप्त हो, ये किस में बोला गया है, तो अनुच्छेद 15(4) में बोला गया। किसके लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता को मिटाने के लिए इसे अपराध बताया गया। अस्पृश्यता जहां आ जाएगा ये अनुच्छेद आपका 17 हो जाएगा। और ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन तो हमको लगता है कि आपका मैट्रिक लेवल से ही आप लोग को पता होगा। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन का इसमें अधिकार दिया जाता है। किसी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है। अस्पृश्यता से संबंधित सभी प्रकार के आचरणों को रोकने तथा अछूतों पर विभिन्न नियोक्ता को लागू करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए यह अधिनियम संशोधित किया गया है, जिसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो छुआछूत वाला है अस्पृश्यता अपराध। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना था, तो 1955 में ये लागू किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अंतर्गत हिंदू शब्द का तात्पर्य हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों से है। अधिनियम की धारा 17 के द्वारा अस्पृश्यता संबंधित सभी नियोक्ताओं को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता कानून को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भारत सरकार ने एक पृथक नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित किया, जिसे 13 नवंबर 1976 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1976 से ये संपूर्ण देश में लागू किया गया। और यह कानून अपराध अधिनियम 1955 का है एक संशोधित रूप है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता का जहां भी बात आएगा तो वो तो आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। आपको डेट याद रखना है, कानून याद रखना है, सारे देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता से रोक लगाती है, तो वो अनुच्छेद 17 है। निम्न में से किससे एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे है, अस्पृश्यता का उन्मूलन से। ओके, किसी भी एक उन्मूलन से इसका संबंध है।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। कौन हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन, अस्पृश्यता आपको जहां भी देखने को मिलेगा आप आंख बंद करके अनुच्छेद 17 लगा दीजिएगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 52, 1952, 1951, 1955 या 1953 में? तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1955 में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 46 में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। वो राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे, ये तो सही है। राज्य का दायित्व है कि वो अनुसूचित जाति राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल हेतु राज्य कर्तव्यबद्ध है। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों के सामाजिक अन्याय को बचाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 के द्वारा राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय के सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें? तो 46 में। किसमें? 46 में। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 46 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 46 में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? परिभाषा किसमें उसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 366 में। ये जो अनुसूचित जनजाति शब्द है ये सबसे पहले भारत के संविधान में इस्तेमाल हुआ था और अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय या इसमें सम्मिलित जनजाति समुदाय के भाग या समूहों को संविधान के प्रयोजनों हेतु अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां माना गया है या परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद जो 366(24) के अंतर्गत अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है तथा अनुच्छेद 341 के द्वारा जो अनुसूचित जाति को दर्जा प्रदान किया गया है। ये देखिए अनुच्छेद लिखिएगा, साइड में लिखते चलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ओके, अनुच्छेद 366 के अंतर्गत इसमें इसको परिभाषित किया गया है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक विशिष्ट जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में इंगित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? 342, 344, 343, 345। तो विशिष्ट जनजाति के रूप में 342 इंगित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो अनुच्छेद 342 है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? कोई अगर आदिवासी समुदाय का है तो उसको अनुसूचित जनजाति में अनुच्छेद 342 के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षित किए गए हैं।
अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान को आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 335 सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के दावों की व्याख्या करता है। और अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की प्रावधान करता है। और 89वें संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 2003 में। इसमें संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338A, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। इसको भी नोट कीजिए। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षणों को कार्यप्रणाली पर बनाए गए रिपोर्ट किसको पेश करेगा? तो राष्ट्रपति को पेश करने की जिम्मेदारी सौंपता है। ठीक है, ये सारा आप लोग नोट करते चलिए। जो जो मैं बोली हूँ उसको सारा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सारा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इसको सारा किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को पेश करने की जिम्मेदारी सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 330 का आशय क्या है? राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण करना। ठीक है, इसका क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी का आरक्षण दिया गया है? जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के सरकारी नौकरी 335। ठीक है, 335 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों सरकारी नौकरी में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था 335 नौकरी है, 335 नौकरी है, ऐसे करके आपको याद रखना होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरी का आरक्षण का व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 335 में। किसमें की गई है? 335 में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों के सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण गया? 335 में तो बोला गया है, लेकिन कितना प्रतिशत? तो 7.5%। कितना प्रतिशत? 7.5%। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ समूहों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति में श्रेणीबद्ध किया गया और संविधान निर्माताओं ने माना कि यह समूह जाति व्यवस्था के कारण पिछड़ रहे हैं, इन्हें समान अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो राष्ट्र निर्माण में इनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। अतः शैक्षणिक संस्था और सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया है। बाद में 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को भी प्रदान किया गया। और वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%, मतलब जो EWS आते हैं ना, उनके अंतर्गत, EWS में कोई भी हो सकते हैं, जनरल भी इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? तो ये किसमें? हम लोग तो सभी जानते हैं कि 14 वर्ष से नीचे का कोई किसी काम में नहीं लेना चाहिए, लेकिन किस में बोला गया है? तो अनुच्छेद 24 में बोला गया है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 24 में बोला गया है कि किसी भी नौकरी में 14 वर्ष से नीचे को काम नहीं लिया जाएगा और कोई भी खतरनाक रोजगार में नियुक्त भी नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधी है। जो अनुसूची 6 है वो किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है।
अनुच्छेद 244(1) और अनुच्छेद 275(1) को समाहित करते हुए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। तो इसको आप लोग को याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है। कौन सा प्रावधान नहीं है? तो केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरी में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए जाएंगे, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति को 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये गलत है। संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ विधानसभा में इनके लिए आरक्षित किए गए हैं, ये भी सही है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित नहीं करते, बल्कि 2 आंग्ल भारतीयों को नामित करते, जो विदेशी होते हैं उनको नामित करते। इसलिए तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार से सारा विकल्प सही है। और 25 जनवरी 2020 को लोकसभा विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय संबंधी उपबंध को फिर समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। कौन होता है? जो जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच करता है वे कौन हो जाएगा? जनजातीय विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातीय कल्याण अधिकारी या जनजातीय प्रशासक। तो जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच कौन करता है? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में संविधान के जनक को चिंता का विषय बन गया था। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षा उपायों को उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान सामाजिक और आर्थिक सेवा के लिए समाज इस वर्ग को हित को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया गया कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं के लिए उपबंध कराई गई। सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामले की जांच के लिए अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष कार्यालय की नियुक्ति की गई, जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे और इससे प्रावधान के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति सर्वप्रथम 18 नवंबर 1950 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी। और 1965 में जो अनुसूचित जनजाति के और अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न राज्यों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए, जिसका कि प्रमुख सहायक आयुक्त को बनाया गया। और 89वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया गया, जो 19 फरवरी 2004 को प्रभाव में आया। और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग का वास्तविक विभाजन 1 दिसंबर 2004 को अलग अलग आयोगों के रूप में किया गया। और विभाजन के बाद अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र में 12 राज्य कार्यालय बनाए गए। वे राज्य कौन कौन से हैं? अगरतला, अहमदाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे तथा तिरुवनंतपुरम। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।